माइनक्राफ्ट हाल के वर्षों का अभूतपूर्व खेल है, तो हो सकता है कि आप चूक रहे हों यदि आप हैं थोड़ा पुराना है, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत से सब कुछ बताने जा रहा हूं। निर्माता मार्कस पियर्सन उर्फ नॉच की कहानी के माध्यम से, या एक आदमी लगभग कैसे बन जाता है दुनिया में एक ऐसा खेल लाकर बहुत ही समृद्ध दुर्घटना हुई जो इसे पूरी तरह से पार कर गया। 1986 में मार्कस के माता पिता स्टॉकहोम में बसने के लिए एड्सबीन के छोटे से शहर को छोड़ने का फैसला किया। मार्कस के लिए समस्या, तब वह 7 वर्ष का था। वर्षों पुरानी बात यह है कि वह खुद को एक ऐसे स्कूल में पाता है जहां सभी छात्र पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर उसे कठिनाई होती है फिट होने के लिए। उसकी स्वाभाविक शर्म मदद नहीं कर रही है। नतीजतन वह अक्सर अकेला रहता है और ज़्यादातर समय उसके साथ खेलता रहता है लेगोस, एक ऐसी गतिविधि जो उसे अपने उस पहलू का फ़ायदा उठाने की अनुमति देती है जो हमेशा मौजूद रहता है, उसकी रचनात्मकता। लेकिन लेगो को अचानक एक नए शौक से बदल दिया जाएगा, क्योंकि मार्कस के पिता एक दिन इसे वापस उसी शौक में ले आते हैं, कंप्यूटर कमोडोर 1028। एक बार माता पिता के शयन कक्ष में स्थापित होने के बाद कंप्यूटर बन गया मार्कस अपने घर का केंद्रीय बिंदु है। एक और क्योंकि वह वहां सपोर्टिव जैसे गेम बहुत खेलता है, द बैट स्टाइल या बोल्डर डैश उनके पसंदीदा खेलों में से एक है, जिसे खोजने के लिए खुदाई करनी पड़ती है, पत्थरों से कुचले जाने से बचते हुए हीरे। लेकिन यह सबसे ऊपर है कि प्रोग्रामों को संशोधित किया जाए, वह इसका आनंद लेता है। इस हद तक कि प्रोग्राम करना सीखने के लिए वह अपने पिता के साथ एक कंप्यूटर पत्रिका की सदस्यता लेता है। यह है 1 साल बाद। काफ़ी प्रगति करने के बाद मार्कस 8 साल की उम्र में अपना खुद का निर्माण करने में कामयाब रहे पहला गेम। ये वर्ष केवल उस जुनून को बढ़ाएंगे जो मार्कस ने प्रोग्रामिंग के साथ पाया था, और अचानक वह उन किशोरों में से एक नहीं होगा जो नहीं जानते कि किस रास्ते पर जाना है। वह इसके बारे में निश्चित है। वह चाहता है वीडियो गेम से संबंधित कार्य करें, सिवाय इसके कि वीडियो गेम में काम करना कोई आसान बात नहीं है। खोजने के लिए, और जब 90 के दशक के अंत में उन्होंने हाई स्कूल छोड़ दिया, तो मार्कस को केवल वही नौकरियां मिलीं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, उसका जुनून। कुछ साल काम करने के बाद 2004 में उन्हें काम करने का पहला मौका मिला, एक वास्तविक वीडियो गेम कंपनी में। इसे मिडास प्लेयर कहा जाता है। ये 2003 से शुरू हुई एक बहुत ही युवा कंपनी है। उद्योग में एक दिग्गज बनना तय था, क्योंकि कुछ साल बाद इसका नाम बदल गया, King.com बने और वैश्विक सफलता कैंडी क्रश बनाए। फिलहाल 2004 में मिडास प्लेयर ने कार्यभार संभाला। उस समय का फैशनेबल बिजनेस मॉडल, अर्थात उन जैसे पेजों पर छोटे मुफ्त गेम विकसित करना, एओएल से या इन खेलों पर खिलाड़ी ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अगर वे चाहें तो पैसे का दांव लगा सकते हैं। यह वहाँ है मिडास प्लेयर अपना क्रस्ट अर्जित करने के लिए 1% लेता है। प्रारंभ में मार्कस को इसमें काम करने में खुशी हुई। कंपनी वह 2 से 8 लोगों की छोटी टीमों के साथ विकसित करती है। छोटे गेम जिनमें अधिक समय नहीं लगता है, पूरा होने में कुछ ही महीने लगेंगे। छोटे छोटे गेम सैकड़ों हजारों उपयोगकर्ताओं द्वारा खेले जाएंगे। लेकिन जल्दी मार्कस स्वयं को रचनात्मक रूप से निराश पाएगा, क्योंकि मिडास प्लेयर के पास एक बहुत अच्छी व्यवसाय योजना है जो थोड़ी रचनात्मकता की अनुमति देता है। बनाए गए गेम अक्सर पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित अवधारणा वाले गेम के क्लोन होते हैं, जैसे कैसब्रिक, महजोंग या यहाँ तक कि सॉलिटेयर। समय के साथ मार्कस का काम और भी अधिक हो जाएगा, अधिक उबाऊ, एक थकावट जो इस तथ्य से कम हो जाती है कि उसी समय अपने खाली समय में वह अपना खुद का विकास करता है, खेल। मिडास प्लेयर में शामिल होने से ठीक पहले उन्होंने वर्म ऑनलाइन की एक एमएमओ विकसित करना शुरू कर दिया था। अपनी पुरानी नौकरी के दौरान मिले एक सहकर्मी के साथ सह निर्मित एक प्रोजेक्ट, जिसे उन्होंने 2007 में छोड़ दिया था। और यह भी बनाता है, वर्षों से वह छोटे खेल विकसित करना पसंद करते हैं, अक्सर विभिन्न प्रतियोगिताओं के दौरान, जहां प्रोग्रामर एक समय सीमा जैसी विशिष्ट बाधाओं के भीतर सर्वोत्तम संभव गेम बनाने के लिए एक साथ आते हैं। सीमित समय शैली 48 घंटे, एक थोपा हुआ विषय या भंडारण स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। संक्षेप में, इनके दौरान मिडास प्लेयर में वर्षों तक मार्कस ने छोटी परियोजनाएं शुरू की हैं, और आदर्श रूप से वह अपना खुद का निर्माण करना चाहेंगे, अपनी रचनाओं से आजीविका कमाने के लिए अपना स्वतंत्र विकास स्टूडियो। यही आशा है जो उसे सहने पर मजबूर करती है उसका काम, लेकिन यह नाजुक संतुलन जो उसने पाया है वह टिकेगा नहीं। दरअसल इस बीच मिडास खिलाड़ी राजा बन गया है। स्टार्टअप एक बड़ी कंपनी के रूप में विकसित हो गया है, और कुछ नियम जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था गंभीरता से धीरे धीरे अधिक सम्मान किया जाने लगा, विशेष रूप से उनका, जैसा कि कई लोगों में होता है। कंपनियां
किसी कर्मचारी को अपने खाली समय में ऐसा व्यवसाय करने से रोकती है जो सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा करता हो जिस कंपनी में वह काम करता है उसकी गतिविधि। मार्कस ने इसे 2008 में कठिन तरीके से सीखा जब उन्होंने अपने नए गेम ब्लास्ट पैसेज, जो बॉम्बरमैन और गॉन्टलेट का मिश्रण है, को अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ ईमेल द्वारा साझा करता है। एक मजेदार और उपयोग में आसान मिश्रण। प्रबंधन को जब खेल के बारे में पता चला कि उसने मार्कस को फटकार लगाई है, उसे यह बताना कि उसके द्वारा विकसित प्रत्येक गेम किंग का है, विशेष रूप से ब्लास्ट पैसेज जैसा गेम, जो कि है कंपनी की वेबसाइट जो पेशकश करती है, उसके बहुत करीब है। परिणाम स्वरूप गेम को अनुकूलित किया गया और किंग वेबसाइट पर बिक्री के लिए रखा गया, और वैसे ये बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर सका और मार्कस ने खुद को निराश पाया क्योंकि उसका विकास करने में सक्षम होने का तथ्य काम के साथ साथ अपने गेम बनाकर गतिविधि करना और इस तरह अंततः स्वतंत्र होना ही एकमात्र कारण बन गया था, उसे अपनी कंपनी में बने रहने के लिए प्रेरित किया। इसलिए वह यथाशीघ्र राजा को छोड़ने का नया उद्देश्य स्वयं को देगा। संभव है और देखें कि क्या उसे कहीं और कुछ बेहतर मिल सकता है। उसे 200 लोगों की एक बड़ी कंपनी एवलांच स्टूडियो में नौकरी मिल जाती है, कर्मचारी जो जस्ट कॉज जैसे महत्वाकांक्षी गेम बनाते हैं, लेकिन उन्हें अनुभव उनकी भागीदारी से नफरत है जिसका अंतिम उत्पाद बहुत कमज़ोर है। ये उसके स्वाद के लिए बहुत अधिक अवैयक्तिक है। ये 2 सप्ताह पहले तक चलता है। राजा को लौटें। मार्कस के पास अब इतना कुछ है कि वह वीडियो गेम की दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार है। किसी भी कंपनी में काम करें जब तक हम उसे अपने गेम बनाने देते हैं। ये 2009 में था जलबॉम की उसे अपनी खुशी मिलेगी। जलबॉम सॉफ्टवेयर है जो आपको HTML प्रारूप में एल्बम प्रकाशित करने की अनुमति देता है। इंटरनेट पर तस्वीरें वीडियो गेम से कोई लेना देना नहीं है और यह मार्कस के लिए बहुत उपयुक्त है। ये काम आश्चर्यजनक रूप से है जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक सुखद, और विशेष रूप से अब वह स्वतंत्र रूप से स्वयं को अपनी रचना के लिए समर्पित कर सकता है। अकेला खेल। मैं एक ऐसा खेल बनाना चाहता था जो थोड़ा लंबा, थोड़ा छोटा हो, ये देखने के लिए कि क्या इससे पैसा कमाया जा सकता है, और मैंने ड्वार्फ फोर्ट्रेस के बीच ब्लेंडिंग जैसा एक गेम बनाने का फैसला किया जो काफ़ी छोटा गेम है, जो काफ़ी है मज़ा, और रोलर कोस्टर ताकुम जो वास्तविक समय की रणनीतियाँ में अपनाता है, जो संसाधन अर्जित करता है, जो प्रयास करता है कोइयाँ और सब कुछ बनाए। मार्कस जिस पहले गेम आइडिया के बारे में बात कर रहा है उसका कोड नेम रूबी डंक है, लेकिन यह अभी भी एक प्रयोग है दूसरों के बीच, उस फॉर्मूले को खोजने का लक्ष्य जो उसे प्रसन्न करता है, फिर वास्तव में इसमें प्रवेश करना विकास। उसी समय उन्होंने ज़ॉम्बी टाउन नामक एक डेमो भी बनाया जिसका लक्ष्य एक बनाना था GTA चैनिंगटन वॉर्स शैली ग्राफिक्स वाला गेम, जहां हम यहां अपने पात्रों को सामूहिक रूप से नष्ट करते हैं। लेकिन इन सभी छोटे विचारों को एक तरफ रख दिया जाता है जब मार्कस एक ऐसे खेल में आता है जो सचमुच होगा। वशीकरण, इसे लघु अनंत कहा जाता है। इन्फिनी माइनर एक टीम गेम है जहां लक्ष्य संग्रह करना है अयस्क और उन्हें विरोधी टीम के सामने सतह पर लाई। इसके अलावा एक फ्री मोड भी है जहां खिलाड़ी स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं और निर्माण में शामिल हो सकते हैं। अनंत लघु की खोज पर मार्कस ने स्वयं से कहा, ये पूरी तरह से उस तरह का खेल है जिसे वह बनाना चाहता है। कम से कम वह आधार लेना चाहता है और इसमें सुधार करे, क्योंकि उन्होंने कुछ खामियां देखी, जैसे कम संख्या के साथ निर्माण मोड की सीमाएं, संभावित ब्लॉक विविधताओं के साथ साथ लाल और नीले रंग पर आधारित उनके स्पष्ट रूप से बदसूरत रंग। इसलिए वह खुद को यूबिक के समान ही सौंदर्य बोध लेता हुआ देखता है, लेकिन अपने रूबी डेमो की बनावट का उपयोग करता है अधिक काल्पनिक रूप देने के लिए गोबर। इस तरह 13 मई 2009 को मार्कस ने अपने YouTube चैनल पर प्रकाशित किया उनके खेल का एक डेमो जिसे उन्होंने केव गेम कहा। ये वास्तव में इन्फिनिट माइनर जैसा दिखता है। यह है, यहाँ तक कि इसे इस गेम का क्लोन भी माना जाता है, लेकिन मार्कस का गेम प्ले की समान शैली करने का इरादा नहीं है। निश्चित रूप से वह एक रचनात्मक विधा को शामिल करने की योजना बना रहा है जहाँ लोग जो चाहें बना सकते हैं, लेकिन वह चाहता है एक उत्तरजीविता मोड भी स्थापित करें जहाँ वह बहुत सारे तत्वों को एकीकृत करने में सक्षम होगा जिन्हें वह रखना चाहता था रूबी डंक, यानी संसाधन जुटाने, घर बनाने आदि से जुड़ी कोई भी चीज़।
वो दिन अनुसरण करें। मार्कस परीक्षण करता है। वह खेल का पहला चरित्र जोड़ता है जिसे वह सीधे अपने डेमो से लेता है, ज़ॉम्बी टाउन। और 17 मई 2009 को TIG सोर्स फोरम पर उन्होंने अपने गेम का एक खेलने योग्य डेमो प्रकाशित किया, जो कि नहीं था। इसे अब केव गेम नहीं बल्कि माइनक्राफ्ट कहा जाता है, इसलिए खिलाड़ी पहली बार खेल में अपना हाथ आजमा सकते हैं। इसका एकमात्र मोड वर्तमान में उपलब्ध है, रचनात्मक मोड, और प्रतिक्रियाएं आने में ज़्यादा समय नहीं है। उसी दिन इंटरनेट उपयोगकर्ता फोरम विषय पर अपने निर्माण को बहुत ऊंचे मध्य युगीन टावर से लेकर साझा करते हैं। महल अपनी खाई, बहुत जटिल पुलों या यहाँ तक कि पिक्सेल कला से घिरा हुआ है। संक्षेप में, लोग मजे कर रहे हैं जल्दी से। आनंद लेगो के समान है, सिवाय इसके कि खरीद कर बैंक को तोड़ना जरूरी नहीं है टुकड़े। इस आशाजनक शुरुआत ने मार्कस को माइनक्राफ्ट पर कड़ी मेहनत करने और इसे बनाए रखने का निर्णय लिया। खेल की प्रगति के खिलाड़ियों ने कुछ सप्ताह पहले अपना ब्लॉग बनाया था, जिसे वह छद्म नाम नॉच के तहत रखता है। इस ब्लॉग में वह माइनक्राफ्ट के बारे में बात करते हैं लेकिन उदाहरण के लिए कभी कभी ऐसा करने से वह खुद को भटकने भी देता है, फिल्म समीक्षाएं या विभिन्न विषयों पर अपनी भावनाएं व्यक्त करके भी। संक्षेप में, इसमें अधिक समय नहीं लगता है मार्कस को माइनक्राफ्ट व्यवसाय मॉडल स्थापित करने के लिए। खेल समाप्त होने पर $20 होगा, लेकिन वे जो लोग इसे अल्फा संस्करण में पहले से खरीदेंगे उन्हें आधी कीमत चुकानी होगी। बहुत सीमित निःशुल्क डेमो अभी भी रहेगा उपलब्ध है, ताकि नए लोग गेम खरीदने से पहले उसे आजमा सकें। माइनक्राफ्ट अब लॉन्च हो गया है 13 जून को भुगतान किए गए संस्करण में, और आश्चर्य की बात है 24 घंटे बाद 15 लोगों ने पहले ही गेम खरीद लिया है। रिपोर्ट द्वारा मार्कस के पेपैल खाते पर $100 से भी अधिक। जाहिर है, बाद वाले का प्रत्येक व्यक्ति दिलचस्पी के साथ पालन करना शुरू कर देता है। प्रतिदिन इसकी बिक्री की संख्या यह अगले सप्ताहों में प्रतिदिन 7 पर जारी रहती है, और इसमें वृद्धि होती है तेजी से, ताकि 1 महीने और 1 हफ्ते बाद माइनक्राफ्ट की 999 प्रतियों को खरीदार मिल जाए। गेम में अभी भी सामग्री की बेहद कमी है। यह अभी भी केवल एक मोड रचनात्मक मोड तक सीमित है। हालांकि यह सामग्री लगातार बढ़ रही है, क्योंकि फीड में हर दिन कई अपडेट जोड़े जाते हैं। नए ब्लॉक, बादल या पेड़ जैसे तत्व पर्यावरण को और अधिक जीवंत बनाते हैं, और मल्टीप्लेयर मोड और अंत में प्रसिद्ध सर्वाइवल मोड जैसी बहुप्रतीक्षित सुविधाओं को लागू किया गया है, जो दिन रात के चक्र के साथ और विशेष रूप से उस शिल्प के साथ जो पत्थर बन जाता है, स्वयं बहुत विस्तारित हो जाएगा। माइनक्राफ्ट गेमप्ले की आधारशिला, यह आपको मिलने वाले तत्वों से विभिन्न चीजें बनाने की अनुमति देता है, जैसे उपकरण या हथियार। इन नई सुविधाओं के साथ खिलाड़ियों के पास लगातार नए तत्व होते हैं। शोषण करने के लिए एक बहुत मजबूत समुदाय बनाया जाता है, खासकर जब से माइनक्राफ्ट का रचनात्मक मोड साझा करने पर आधारित है। हर कोई अपनी नवीनतम रचना दिखाना चाहता है। रचनाएं जो समय के साथ और अधिक महत्वाकांक्षी होती जाती हैं। कुछ उत्साही लोग इस निर्माण जैसे स्मारकों को फिर से बनाने का प्रयास भी शुरू कर देते हैं। नवंबर 2009, उस समय के अभूतपूर्व पैमाने पर, जिसने एक प्रसिद्ध इमारत रीचस्टैग पैलेस का जीर्णोद्धार किया, जर्मन संसद का आवास। अपनी ओर से मार्कस ने आने वाले महीनों में और क्रिसमस पर अपने सेल में सुधार जारी रखा। वह वहां है। वह इतना पैसा कमा रहा है कि वह अब जलबम में अपनी नौकरी छोड़ने और काम करने पर विचार कर सकता है, माइनक्राफ्ट पर पूर्णकालिक। हालांकि वह तुरंत अपना निर्णय नहीं लेता। स्वतंत्र वीडियो गेम उस समय उभरना शुरू ही हुआ था। उसने सोचा कि क्या यह सिर्फ एक क्षणभंगुर फैशन नहीं था। उसने इसलिए जून 2010 में लॉन्च होने से पहले 6 महीने इंतजार करेंगे, और उन्हें इसका अफसोस नहीं होगा, क्योंकि उस गर्मी में बिक्री कम हो गई थी। विस्फोट जारी रहेगा। 29 जुलाई को इसने पहली बार 24 घंटों में 1000 से अधिक बिक्री दर्ज की। मार्कस का महत्वपूर्ण है, वर्ष 2009-2010 ने उन्हें 100,000 यूरो से अधिक लाए, और यह प्रवृत्ति प्रतीत नहीं होती। अधिक से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा गेम खरीदने के साथ गिरावट आई। यह रचना स्टार ट्रैक जहाज को पुनर्स्थापित कर रही थी। एक वास्तविक मोड वीडियो द्वारा बनाई गई चर्चा ने कई खिलाड़ियों को माइनक्राफ्ट की खोज करने की अनुमति दी।
यह किशी रोबी चाकन ये शैली है। साझा करने से खेल की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि मार्कस को विज्ञापन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी केवल एक शुरुआत है, क्योंकि रेडस्टोन पाउडर जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन एक ऐसा तत्व है जो निर्माण की अनुमति देता है। इंटरैक्टिव तंत्र जैसे कि एक स्विच को दरवाजे से जोड़ना खिलाड़ियों को बनाने की अनुमति देता है तेजी से जटिल होते मानचित्र। उदाहरण के लिए यूट्यूबर सेट ब्लिंक को प्रोग्रामिंग का उपयोग करने में मजा आया। रेडस्टोन माइनक्राफ्ट में खेलने योग्य सभी प्रकार के मिनी गेम और यहाँ तक कि पुराने आर्केड गेम को फिर से बनाना भी संभव है। अंतरिक्ष आक्रमणकारी, गद्दा कांग या बत्तख का शिकार। ये खेल के भीतर और मोड के जोड़ने के साथ खेलों की शुरुआत थी। थोड़ा और साहसिक मोड जो खिलाड़ियों को अपने नियमों और उद्देश्यों के साथ अपना स्तर बनाने की अनुमति देता है। जहां एक और माइनक्राफ्ट एक साधारण गेम से कहीं आगे निकल चुका है और अपने आप में एक प्लेटफॉर्म बन गया है। रचनात्मक लोग प्रोग्रामर बने बिना अपना गेम बना सकते हैं, चाहे वह आरपीजी हो, प्लेटफॉर्म गेम, सहकारी पहेली गेम या यहाँ तक कि निर्माण प्रतियोगिताएं और अन्य। वे उपयोगकर्ता जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी खुशी के लिए सामग्री को लगातार नवीनीकृत किया है। परिणाम 2011 की शुरुआत में जब माइनक्राफ्ट ने बीटा चरण में प्रवेश ही किया था, तब इसकी 10 लाख प्रतियां बिकी। इसको धन्यवाद सफलता के बाद मार्कस कुछ महीने पहले ही जलबॉम के महाप्रबंधक के साथ अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हो गया था। किंग के पूर्व सहयोगी, उन्होंने अपने स्वयं के स्वतंत्र विकास स्टूडियो मोजांग की स्थापना की। इसके साथ स्टूडियो वह माइनक्राफ्ट को खत्म करने का प्रबंधन करता है और गेम आधिकारिक तौर पर 19 नवंबर 2011 को जारी किया गया है और फिर इसे अनुकूलित किया जाएगा अधिकांश मौजूदा मीडिया पर। यह कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, एक सुखद अंत के रूप में। लेकिन किसी ने भी भविष्यवाणी नहीं की थी कि माइनक्राफ्ट की सफलता अब भी शुरुआत थी। कोई नहीं दिखता वास्तव में माइनक्राफ्ट घटना को समझते हैं। फिर भी आधिकारिक लॉन्च के बाद से बिक्री में तेजी आई है। गेम 2013 के अंत में पीसी पर माइनक्राफ्ट खरीदने वालों की संख्या 10 लाख नहीं बल्कि 13 मिलियन थी। ये हालांकि अभी तक कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि मार्कस इसे काफ़ी अच्छी तरह से संभाल रहा है। दुर्भाग्य से यह अच्छा माहौल है। मार्कस जिस बात की बात कर रहा है वह टिकने वाली नहीं है और सफलता के बावजूद एक छोटी सी स्वतंत्र कंपनी बने रहने की उसकी इच्छा है। विशाल माइनक्राफ्ट हिल जाएगा क्योंकि अगले वर्ष सभी प्लेटफॉर्मों पर संयुक्त रूप से यह और अधिक होगा कि 50 मिलियन प्रतियां बिकी। वहाँ यह वास्तव में बहुत कुछ करना शुरू कर देता है। वास्तव में माइनक्राफ्ट है अब तक के सबसे अधिक बिकने वाले खेलों में से एक बनने की ओर अग्रसर। किसी भी स्वाभिमानी उद्यमी के लिए यह एक सपना है और मार्कस इस घटना पर अवाक रह जाता है। अपने स्वयं के स्वीकारोक्ति के अनुसार माइनक्राफ्ट एक दुर्घटना है, भाग्य का एक झटका। उसने सही समय पर सही गेम जारी किया और इसके बाद एक बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया हुई, असंभावित। समस्या, मार्कस ऐसा कभी नहीं चाहता था। निसंदेह वह अब करोड़पति है और उसके पास अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उस तरफ से शिकायत करें, लेकिन समस्या यह है कि वह एक उद्यमी की तरह महसूस नहीं करता है। उसे बदलने की महत्वाकांक्षा नहीं है। विश्व और कोई साम्राज्य नहीं बनाना चाहता। वह खुद को सिर्फ एक कंप्यूटर बेवकूफ़ कहता है जो अपना योगदान देना पसंद करता है। ट्विटर पर राय। वह जो चाहता है वह एक छोटी कंपनी का प्रबंधन जारी रखना और छोटे के प्रोटोटाइप बनाना है। मज़ेदार खेल जैसे उसने पहले किया था कि आधिकारिक लॉन्च के बाद से फिर से यही किया गया है। माइनक्राफ्ट उसने खेल की रानियों को एक विश्वसनीय सहयोगी पर छोड़ दिया था ताकि वह खुद को इसके निर्माण के लिए समर्पित कर सके। नई अवधारणाएं। लेकिन जब माइनक्राफ्ट जैसी सफलता मिलती है तो दबाव बहुत होता है और इसकी आवश्यकता होती है बहुत बड़ी जिम्मेदारियां, जो मार्कस के लिए एक भारी बोझ बन जाती है। स्वयं के बावजूद वह स्वयं को उस स्थिति में पाता है, एक प्रकार का राष्ट्र प्रमुख, जिसे जब माइनक्राफ्ट में कोई अपडेट होता है तो उसे लाखों लोगों को संतुष्ट करने का प्रबंध करना होता है। अपमान से अभिभूत होने के दंड के अधीन लोग। समय और गठिया के साथ स्थिति अस्थिर हो जाती है। ऊंट की कमर तोड़ने वाला तिनका।
2014 में गिरा जब मोजांग ने इसके उपयोग की शर्तों को स्पष्ट करने का फैसला किया। गुरु यूएलए का यह स्पष्टीकरण पे टू विन सिस्टम के बारे में चल रही एक विशाल और कभी न खत्म होने वाली बहस से संबंधित है माइनक्राफ्ट सर्वर पर। लेकिन यह समस्या नहीं है, यह एक तूफान है जो मार्कस को प्रभावित कर रहा है। वह इसे प्राप्त कर रहा है। वस्तुतः हर चीज को छिपाना और इसे इस तरह से छिपाना और भी अधिक अनुचित है, क्योंकि वह सोचता है कि यह उसका नया है। परिवर्तन लाभदायक है। यह यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री दिस इज फिलफिश वीडियो देखकर हुआ फेस गेम के निर्माता, जिसने प्रसिद्ध होने पर इंटरनेट पर टहलका मचा दिया, जिसे मार्कस ने लिया किसी चीज के प्रति जागरूकता। उसका अब माइनक्राफ्ट समुदाय के साथ वह संबंध नहीं है जो उसने सोचा था कि उसका माइनक्राफ्ट समुदाय के साथ है। बहुत बड़ा हो गया है। अकेले ट्विटर पर लगभग 4 मिलियन लोग मार्कस को फॉलो करते हैं। बहुत कुछ नहीं, इसलिए अंतरंग। इसके बाद वह इस नतीजे पर पहुंचते हैं। असल में यह ट्वीट उनकी तंगहाली को जाहिर करने वाला एक तरह का प्रैंक था, कटोरा। लेकिन जल्द ही मोजांग को फोन आया और कंपनी के महाप्रबंधक कार्ल ने पूछा, मार्कस गंभीर था या नहीं। इसलिए उत्तरार्थ तत्काल नहीं था, लेकिन अंत में यह आमद हुई प्रस्ताव उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। वह खुद से कहता है कि शायद अब समय आ गया है और उसे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, अपने जीवन में आगे बढ़े। फिर उन्होंने अपने शेयर माइक्रोसॉफ्ट को दोबारा बेचने का फैसला किया, जिसके साथ वह पहले ही काम कर चुके थे माइनक्राफ्ट संस्करण एक्सबॉक्स की रिलीज के लिए $2.5 बिलियन में। लगभग 70% को प्रभावित करके संक्षेप में मार्कस तुरंत अरबपति बन जाता है। उन्होंने हाल ही में अर्जित इस संपत्ति का तुरंत लाभ उठाया, बेवरली हिल्स में सबसे महंगा घर खरीदना। उनका कहना है कि वह उन उबाऊ अमीर लोगों में से एक नहीं बनना चाहते जो ऐसा नहीं चाहते। अपना पैसा खर्च मत करो। इसी तरह वह पार्टियों और अच्छी जिंदगी में व्यस्त रहता है। किसी भी हालत में ऐसा छोड़कर नेट मोजांग में वह वजन से राहत महसूस करता है, खासकर जब से उसने अपने 2 दोस्तों के साथ काम को यथासंभव सर्वोत्तम करने की कोशिश की। जिन्होंने भी कंपनी छोड़ी वे करोड़पति बन गए और इसके कर्मचारियों को बहुत अधिक बोनस प्राप्त हुआ। आरामदायक। हालांकि इस रमणीय चित्र के बावजूद मार्कस समय के साथ कुछ कठिनाइयों को व्यक्त करता है। उनके ट्विटर अकाउंट के माध्यम से उनके नए दैनिक जीवन की सराहना करने के लिए बैठक। उसका विलाप खत्म हो जाता है इंटरनेट पर बुरी तरह से। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि सज्जन के भाग्य को देखते हुए उनकी टिप्पणियों को अशोभनीय बताया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इस प्रकार की असुविधा बहुत दुर्लभ हो। अन्य तुलनीय मामले भी देखे गए हैं। इसलिए बेशक मार्कस ने दान देना शुरू कर दिया, लेकिन जैसा कि हमने देखा, वह व्यक्ति नहीं है नायक। वह शैतान से अधिक उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। वह एलोन मस्क की तरह दुनिया को बचाना नहीं चाहता है, और वह है बिल गेट्स जैसा उद्यमी तो बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए अपनी उदासी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यही है, बुनियादी बातों पर वापस लौटें, यानी अपने डेस्क पर अकेले बैठें और प्रोग्राम करें। यह 1 साल बाद 2016 में है। उनका दावा है कि उनका थोड़ा सा अवसाद खत्म हो गया है। उनका कहना है कि वह एक ऐसे गेम पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें उम्मीद है कि वह सर्वोत्तम संभव होगा। प्रोजेक्ट करें कि इस बार वह पूरी तरह से गुप्त रहे, क्योंकि एक चीज उसे डराती है, फिर से जिम्मेदारियां लेना एक समुदाय की ओर। वह इस गतिशीलता में प्रवेश करने से डरता है जिसके बारे में उसका कहना है कि यह व्यसनी है, जहां निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होती है सुखद, लेकिन जहां वह बहुत जल्दी अपने आप को प्रशंसकों को निराश न करने के कर्तव्य के साथ पाता है। मोजांग को पुनः बेचते समय उन्होंने कहा था कि यदि उनकी भविष्य की किसी रचना को कभी भी उसी तरह की सफलता मिलने लगे माइनक्राफ्ट, वह निश्चित रूप से इसे छोड़ देगा। जहां तक माइनक्राफ्ट की बात है, गेम का विकास जारी है, शानदार गति और प्रभावशाली अनुपात तक पहुंचता है।